नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हमने उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन और जो है आ, धार्मिक जीवन देख लिया था। आज हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन पे बात करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और काफ़ी मज़ा आने वाला है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसे बोरिंग नहीं है ना। ऐसे इसको व्यवहार में ढाल कर और यदि आप जियोगे तो बड़ा मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, है ना। तो आप अच्छे रहें, मस्त रहें, है ना। और टेंशन ना लें कि ऐसे एकदम रट्टा मारना पड़ेगा। बहुत इसमें रट्टा मारने की चीज़ें बहुत कम है, समझने की चीज़ें ज़्यादा हैं कि उस समय का समाज कैसा था, वर्तमान का समाज कैसा है। इस प्रकार से यदि आप थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये ना। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो प्रारंभिक क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि बिना प्रारंभिक क्लासें देखें आपको जो है ये बाद की क्लासें जो है समझ में आएंगी नहीं, है ना। ठीक है। और एक और सूचना कि जो भी विद्यार्थी और संडे को टेस्ट देना चाहते हैं वो ज़रूर जो कॉर्नर पे जो आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा है, वो व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग भी है। आप है जो उसमें कॉल या व्हाट्सएप करके और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज अभी जो संडे को जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, पाषाण काल पे होगा और बेहतरीन एकदम टेस्ट मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल लगभग तैयार हो चुका है। उसको अब बस टाइप पे भेजना है। ठीक है, तो आप जो है उसको अवश्य अटेम्प्ट करें और आपको यदि पेपर की क्वालिटी अच्छी लगे, पैटर्न अच्छा लगे, सब कुछ ठीक लगे तो आप टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़ें। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो टेस्ट सीरीज एक बार शुरू हो जाएगी वो मतलब हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे क्लासों के बारे में कहा था, यदि मैं क्लास लेने लग गया मतलब लेने लग गया। वादे का पक्का हूँ, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, जो काम मैंने बोल दिया वो करके रहूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज से एक बार जुड़ जाओगे तो फिर आपको है जो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है वो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा और जो सप्ताह भर में यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसका टेस्ट हम रोज मतलब हर संडे को ले लिया करेंगे, ताकि हमें पता भी चल जाएगा कि हम किस लेवल पे है जो हमें जो चीज़ें हैं वो याद हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। और फिर उसका जो आपको पसंद आएगी ना टेस्ट सीरीज, तो फिर मैं एक वीडियो बना के और टेस्ट सीरीज के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा कि क्या टेस्ट सीरीज में होगा, क्या नहीं होगा, कितनी फीस होगी, टेस्ट कब कब लिए जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, है ना। वो सारी चीज़ें मैं बाद में आपको बता दूंगा। इसलिए आप ये जो टेस्ट सीरीज है उससे ज़रूर जुड़ें और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक जो है व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके सीधे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहीं पे आपको पेपर और OMR शीट मिलेगी। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों मैं सीधा हेडिंग जमाता हूँ। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, है ना। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, है ना। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। देखो विद्यार्थियों, इसमें हम जो चीजें देखने वाले हैं, एक तो देखेंगे हम गोत्र व्यवस्था, है ना। क्या देखेंगे? गोत्र व्यवस्था देखेंगे। दूसरा बिंदु हम इसमें देखेंगे वर्ण व्यवस्था। क्या देखेंगे? वर्ण व्यवस्था देखेंगे। और तीसरा बिंदु हम इसमें देख लेंगे हम आश्रम व्यवस्था देख लेंगे। आश्रम आश्रम व्यवस्था। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेंगे जो है उसके बाद हम पुरुषार्थ देख लेंगे। 4 पुरुषार्थ होते हैं, है ना, और 4 ही आश्रम होते हैं। और उसके बाद हम संस्कार देख लेंगे जो कि 16 होते हैं, है ना। तो इन 4 क्या 5 डायमेंशंस पर बात करते हुए और हम जो है उत्तर वैदिक काल का और संपूर्ण सामाजिक जीवन पूरा पढ़ चुके होंगे, है ना। सारे सवाल यहीं से फंसाएंगे, हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप बड़े ही दिलचस्पी के साथ देखें। देखो मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, ये जो 2 व्यवस्थाएं हैं,
गोत्र व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ये तो उत्तर वैदिक काल में समाज में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ और संस्कार व्यवस्था, ये तीनों जो व्यवस्थाएं थी उनकी सिर्फ इस काल में केवल कल्पना की गई, और इनकी जो समाज में ये स्थापित हो पाई वो गुप्त काल तक हो पाई थी, है ना, आते आते मतलब धीरे 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 गुप्त काल तक जो है ये समाज में स्थापित हो पाई थी, है ना। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना विद्यार्थियों। मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ये जो ये दोनों व्यवस्था ये दोनों व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में समाज में स्थापित हो गई थी, है ना। जबकि ये जो व्यवस्थाएं थी तीनों, इनके बारे में लिखना चाहूँ तो ये व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं की इस काल में केवल कल्पना की गई, है ना। इन व्यवस्थाओं की इस काल में केवल कल्पना की गई और कालांतर में यह समाज में स्थापित हो पाई। काफी समय लगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कालांतर में यह व्यवस्थाएं कालांतर में ये व्यवस्थाएं स्थापित हो पाई, ठीक है। कालांतर में जो है ये व्यवस्थाएं स्थापित हो पाई थी विद्यार्थियों। तो ये बात थी, ये एक बेसिक सा परिचय था हमारा, एक तरीके से हम मान सकते हैं परिचय, ठीक है। अब हम सीधा बिना कुछ देरी किए गोत्र व्यवस्था पर आते हैं और हेडिंग जमाता हूं मैं गोत्र व्यवस्था, और देखिए किस प्रकार से और इस काल में गोत्र व्यवस्था जो है स्टेबल हो पाती है। तो गोत्र व्यवस्था की मैं बात करूं तो विद्यार्थियों देखो, सबसे पहले गोत्र व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है हमें वो ऋग्वेद में मिलता है, और गोष्ठ शब्द के रूप में मिलता है ना। गोष्ठ शब्द के रूप में मिलता है, जिसका अर्थ होता है वे परिवार जिनकी गायें एक ही स्थान पर बंधती हों, है ना। गोष्ठ का मतलब क्या होता है, वे परिवार जिनकी गायें एक ही स्थान पर बंधती हों। तो इस प्रकार से गोष्ठ शब्द का उल्लेख हुआ, लेकिन कालांतर में गोष्ठ शब्द जो है वो गोत्र व्यवस्था में बदल गई, है ना। और आरंभ में जो गोत्र थे वो गाय के लिए थे, गाय के नाम पर थे, लेकिन कालांतर में इन्हें ऋषियों के नाम से जोड़ दिया गया, है ना। और इस प्रकार से जो है 7 ऋषियों के नाम पर 7 गोत्रों की उत्पत्ति वैसे मानी जाती है, इसमें है अत्रि है ना, ऐसे कश्यप है, भारद्वाज है, और भृगु है, गौतम है, विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, ये 7 नाम मिलते हैं, है ना। तो ये बातें हैं विद्यार्थियों, मैं इसमें लिख देता हूँ ज़्यादा समय खराब न किए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए सर्वप्रथम ऋग्वेद में गोष्ठ शब्द का उल्लेख मिलता है। गोष्ठ शब्द का उल्लेख मिलता है। गोष्ठ शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता था जिसका अर्थ होता था वह वे परिवार जिनकी गायें
वे परिवार जिनकी गायें एक ही स्थान पर बंधती थी, है ना। वे परिवार जिनकी गायें एक ही स्थान पर बांधी जाती थी, है ना, बांधी जाती थी। वे परिवार जिनकी गायें एक ही स्थान पर बांधी जाती थी। ठीक है, तो आरंभ में तो इस हिसाब से गोष्ठ शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए किया गया? उन लोगों के लिए या उन परिवारों के लिए किया गया जिनकी गायें एक ही स्थान पर बनती हों। क्योंकि विद्यार्थियों हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो है मतलब वैदिक साहित्य में, संपूर्ण वैदिक साहित्य में गाय का बड़ा महत्व रहा है और हर चीज़ को लगभग गाय से जोड़कर और चीज़ें जो हैं दर्शाई जाती हैं ना। जैसा कि हमने लिखा मतलब ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ाई था, है ना, मेहमान को गोहन कहा गया, है ना, धनी व्यक्ति को गोमत कहा गया, है ना, राजनस्य गोपा राजा को कहा गया, है ना, दुहिता पुत्री को कहा गया, है ना। ऐसे ही समय की जो इकाई थी एक तरीके से उसको गोधूली वेला कहा गया, है ना। तो कहने का मतलब गाय को विशेष महत्व दिया गया यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी गोष्ठ शब्द जो है गाय से जोड़ दिया गया, है ना। अब ये कालांतर में यह व्यवस्था गोत्र व्यवस्था में बदल गई, बस ये बात है इसमें। कालांतर में यह गोत्र व्यवस्था में बदल गई, है ना। कालांतर में यह व्यवस्था गोत्र व्यवस्था में बदल गई और जो है गाय जो गोत्र शब्द था वो गाय के लिए किया जा रहा था, लेकिन कालांतर में इसे ऋषि के नाम पर उच्चारित किया गया। ठीक है, आरंभ में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा आरंभिक समय में गोत्र शब्द गाय के लिए था, मगर कालांतर में इसे ऋषियों के नाम के साथ जोड़ दिया गया, है ना। कालांतर में इसे ऋषियों के नाम के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, कालांतर में इसे ऋषियों के नाम के साथ जोड़ दिया गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, जैसे अब जो जो ऋषि थे उनके नाम में लिखूं, जिनके नाम पे 7 गोत्र चलते हैं, उसमें हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 1 नंबर पे हम लिख सकते हैं अत्रि को, 2 नंबर पे हम लिख सकते हैं कश्यप को, अत्रि है, कश्यप है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो भृगु है ना, भारद्वाज है, गौतम है ना। इसके अलावा वशिष्ठ है और विश्वामित्र है। ठीक है, वशिष्ठ है और विश्वामित्र है। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 गोत्र हो गए ना। तो इन 7 के नाम पर 7 गोत्र प्रारंभ में बने और हम देखते हैं कि आज भी जो हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं समाज में उनके ऐसे गोत्र मिलते हैं ना, अत्रि, भृगु, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र। गौतम तो हमारे गांव में भी है ना। तो इस प्रकार से जो है आज भी ब्राह्मणों में ये गोत्र देखने को मिलते हैं। लेकिन विद्यार्थियों में बताऊं आपको, ये जो तीनों गोत्र, ये जो 7 गोत्र थे, ये केवल जो 3 वर्ण थे, ऊपर के जो 3 वर्ण थे जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन तीनों वर्णों के लिए ही ये गोत्र थे
शूद्र के लिए ये गोत्र नहीं थे। कहते हैं कि शूद्रों के लिए अलग से 8वां गोत्र बनाया गया था, जो कि अगस्त्य ऋषि का गोत्र था, उसे 8वां गोत्र कहा गया, वो शूद्रों के लिए था, है ना। ये बात भी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे विद्यार्थियों। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ। बात बड़ी खतरी की है, और उसे रेड पेन से लिखना चाहिए भी, ताकि सब लोगों का ध्यान इस ओर जाए कि आखिर शूद्रों के साथ में ऐसा क्यों होता था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यह गोत्र व्यवस्था, यह गोत्र व्यवस्था उच्च तीनों वर्णों के लिए थी। उच्च तीनों वर्ण, है ना। उच्च का मतलब ऊपर ऊपर के 3 वर्ण, है ना। चौथा वर्ण सबसे निम्न वर्ण माना जाता है शूद्र ना। तो उच्च का मतलब ऊपर के तीनों से स्थान, ऊपर के तीनों वर्णों से, है ना। उच्च 3 वर्णों के लिए थी, शूद्रों के लिए नहीं, शूद्रों के लिए नहीं, ठीक है। शूद्रों के लिए क्या था आखिर? शूद्रों के लिए 8वां गोत्र, शूद्रों के लिए 8वां गोत्र ऋषि अगस्त्य का गोत्र माना गया। शूद्रों के लिए जो 8वां गोत्र के रूप में है, ऋषि अगस्त्य का गोत्र माना गया था विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये ऋषि अगस्त्य जो है शूद्रों के ऋषि माने जाते हैं एक तरीके से। ऋषि अगस्त्य वो हैं जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, दक्षिण भारत में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया, वरना उससे पहले जो दक्षिण भारत के लोग थे वो कहते हैं कि अनार्य थे, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया। ये सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, आगे भी पूछा जा सकता है। तो अगस्त्य ऋषि को आप जवाब दे देना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गोत्र व्यवस्था की बात विद्यार्थियों यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था का जो पहली बार जिक्र आता है वो विद्यार्थियों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में आता है। सूक्त नंबर 90वां है, उसमें आता है, और उसमें लिखा है ब्राह्मणों से मुक्षिद बाहु राजनस्य कृतम उरुदतदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो है जायते। यानी कि जो वहाँ पे इस सृष्टि के सृजन व इसके जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, सृष्टि की उत्पत्ति व सृजन का जो सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत में चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है। वहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, और क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति कटी या कमर से, वैश्य की उत्पत्ति वैश्य की उत्पत्ति कटी या कमर से, और शूद्र की उत्पत्ति जो है पैरों से मानी गई है या बताई गई है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, चूंकि ऋग्वेद से जानकारी हमें ऋग्वेदिक काल की मिलती है, लेकिन जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वो उत्तर वैदिक काल में इसमें जोड़ा गया था ऋग्वेद में, इसलिए 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ग विभाजन जरूर था समाज में, है ना। यानी समाज 2 भागों में बटा हुआ जरूर था, लेकिन वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जाके आई, ठीक है। इसलिए हम इसको उत्तर वैदिक काल में पढ़ रहे हैं। तो मैं इसको मिटा के और वर्ण व्यवस्था अलग से हेडिंग डाल के फिर उसमें लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। आप इसको उतारें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आपने ले भी लिया होगा, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ और मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई, अब आपने जो है उतार ही लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक मिटा देता हूँ। क्लास की हेडिंग ज़रूर हम लगी रहने देंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि हम
जो है सामाजिक जीवन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा वर्ण व्यवस्था, है ना। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में सबसे पहले जानकारी अभी मैंने आपको बोल के जो बताई है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्या मिलता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, है ना, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, जो कि 90वां सूक्त माना जाता है। कौन सा? 90वां सूक्त माना जाता है, पुरुष सूक्त में हुआ है, पुरुष सूक्त में हुआ है। ठीक है, मतलब जो वर्ण व्यवस्था है उसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जो 90वां सूक्त है। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मणोश मुक्षित बाहुराजनस्य कृतम उरुदत्तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायते। ये श्लोक वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्लोक, आप जो उसको याद कर लेना भले ही। खैर श्लोक तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर कई बार उसमें साक्षात्कार में आपसे पूछ लेते हैं कि पहली बार चारों वर्णों का सिद्धांत कहाँ मिलता है, तो आप सीधा ये श्लोक बोलेंगे ना, तो वो गदगद हो जाएंगे बस, कि उनको ये लगेगा कि बच्चे ने ऑथेंटिक चीज़ पढ़ी है, और वो आपको भरपूर मार्क्स जो हैं वो देंगे। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ब्राह्मणोस मुक्षिद, ब्राह्मणोस, इस प्रकार से आता है, ब्राह्मणोस मुक्षिद, ब्राह्मणोस मुक्षिद, ब्राह्मणोस मुक्षिद बाहु राजनस्य, बाहुराजनस्य कृत, बाहुराजनस्य कृत, ब्राह्मणोस मुक्षित बाहुराजनस्य कृत, उरु दत्तदस्य यद्वैश्य, उरु दत्तदस्य यद्वैश्य, उरु दत्तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम, पदभ्याम शूद्रो जायते, पदभ्याम शूद्रो जायते। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमें विद्यार्थियों लिखा मिलता है एक श्लोक। ठीक है, ये सूक्त है, 90वां सूक्त है। ठीक है, इस प्रकार से मिलता है। और ये जो है यहाँ पे सृष्टि के उत्पत्ति व सृजन का जो सिद्धांत दिया हुआ है, ये इसमें लिखा, इसमें पहली बार चारों वर्णों की जो है उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है ना। तो मैं नीचे लिखना चाहूँगा इस प्रकार, यहाँ पे लिखना चाहूँगा इस प्रकार, सृष्टि की उत्पत्ति व सृजन के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत, चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, जिसके अनुसार आखिर इसमें क्या लिखा है, जिसके अनुसार जो है ब्राह्मण की तो उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मण
की उत्पत्ति हुई है मुख से, है ना। और क्षत्रिय की जो उत्पत्ति हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है बाहु से, है ना। बाहु मतलब भुजा, है ना, भुजा से। और बात करें हम वैश्य की, तो वैश्य की उत्पत्ति हुई है कटी यानी कमर से, ठीक है, कटी यानी कमर से। और शूद्र की जो उत्पत्ति हुई है विद्यार्थियों, वो हुई है किससे, पैरों से, है ना, पैरों से, ठीक है। कहीं पर आपको जंघा मिल सकता है, तो जंघा कहीं पैर कहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और मैं अभी बात बताऊँ आपको, यहाँ पे अभी जो ये चारों वर्ण हैं वो ऋग्वैदिक काल में तो जहाँ पर कर्म आधारित व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में आते आते जन्म कर्म पे आधारित था, है ना। जितना भी विभाजन था वो कर्म पर आधारित था, है ना। और मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही नहीं होता था, वो कर्म पे आधारित था। जैसे कोई ब्राह्मण का बेटा है और मान लो वो सैनिक बन गया तो वो क्षत्रिय कहलाता था, है ना। ब्राह्मण का बेटा यदि व्यापार वाणिज्य का काम करने लगा तो वो वैश्य कहलाता था, है ना। कर्म पे आधारित था ऋग्वैदिक काल में ये विभाजन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में विद्यार्थियों ये जन्म आधारित हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो कितना ही मूर्ख ही क्यों ना हो, है ना। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई थी। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, नीचे लिखना चाहूंगा ऋग्वैदिक काल में, है ना, ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे हम लिख देते हैं ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, कर्म आधारित थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, ठीक है, जन्म आधारित हो गई, ठीक है विद्यार्थियों। मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस प्रकार की लाइनें आती हैं, एक एक लाइन जो है फिर सही है गलत है इस प्रकार से पूछ लेते हैं, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कब तो कर्म आधारित थी कब जन्म आधारित थी। तो उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई थी, ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी, ठीक है। अब इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में जो भेद था, तो कई प्रकार के जो है यहाँ पे विवाह की पद्धतियाँ भी जो है प्रचलन में आई, है ना। मतलब जो वर्ण व्यवस्था में जो अंतर था उसके आधार पर जो है कई दो प्रकार के विवाह हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं वो बात भी यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के चलते दो प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलन में आई, ठीक है। दो प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलन में आई। तो विद्यार्थी दो प्रकार की विवाह पद्धति कौन सी थी वो हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। दो प्रकार की विवाह पद्धति को, चलो आप इसको उतारें, मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अभी वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम, है ना, वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो हम इसको पूरे को नहीं मिटाएंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि विवाह की जो दो पद्धतियाँ अस्तित्व में आई वो कौन कौन सी थी। देखो, एक तो था सवर्ण विवाह विद्यार्थियों, और दूसरा था असवर्ण विवाह, है ना। दो विवाह की दो पद्धतियां आई प्रचलन में, वो कौन कौन सी थी, कौन सी थी देखिए। विवाह की पद्धति, है ना, विवाह की पद्धति दो थी, कौन कौन सी थी।
एक तो था सवर्ण विवाह, सवर्ण विवाह, और दूसरा था असवर्ण, असवर्ण विवाह, है ना, सवर्ण विवाह और असवर्ण विवाह। इसमें क्या होता था, सवर्ण विवाह में अपने ही वर्ण के अंदर विवाह होता था। जैसे एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ब्राह्मण से, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का क्षत्रिय से, है ना। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ ही विवाह जो होगा वो सवर्ण विवाह होगा ना। ऐसे क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ, क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ ही जो विवाह होगा वो सवर्ण विवाह होगा ना। ठीक है, इसी प्रकार शूद्र का शूद्र के साथ होना। और असवर्ण विवाह में क्या होता था विद्यार्थियों, जैसे कोई क्षत्रिय है, लड़का क्षत्रिय है और लड़की ब्राह्मण हो गई, है ना। ठीक है, या फिर कोई ब्राह्मण है लड़की या लड़का, तो उधर कोई भी वैश्य है या शूद्र है, जो भी है ना, वैश्य है या शूद्र है, मतलब खुद के वर्ण का नहीं होना चाहिए ना, वो अलग दूसरे वर्ण का होना चाहिए, वो होता है असवर्ण। और सवर्ण में खुद के वर्ण में ही विवाह करना। लेकिन इसमें भी फिर दो प्रकार के आए, दो प्रकार के विवाह हुए। ये कौन कौन से थे, एक तो थे अंतर जातीय विवाह और एक थे बहिर्विवाह, है ना। इस देखिए, इसको मैं समझाता हूँ। ये भी दो प्रकार के थे, है ना, ये भी दो प्रकार के थे और ये भी दो प्रकार के थे, है ना, ये भी दो दो प्रकार के थे, है ना। सवर्ण विवाह में जो दो प्रकार देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों, वो कौन कौन से मिलते हैं देखिए। इसमें तो एक तो आता है अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह। अंतर जातीय विवाह क्या होता है अभी बताता हूं। और दूसरा होता है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह, सॉरी विवाह लिखना नहीं आ रहा भाई, बहिर्विवाह। ठीक है, एक तो हो गया ऐसे। देखो, अंतरजातीय विवाह का मतलब होता है कि स्वयं के ही गोत्र में विवाह करना, है ना। सवर्ण में यानी कि ब्राह्मण ब्राह्मण से विवाह करे, लेकिन जैसे ब्राह्मणों का कोई बंदा गौतम है और वो गौतम लड़की से ही शादी कर ले, मतलब लड़का भी गौतम लड़की भी गौतम, है ना, वो हो गया अंतरजातीय विवाह ना, स्वयं के गोत्र में विवाह करना ना। तो ये कैसा विवाह था अंतरजातीय विवाह, स्वयं के गोत्र में विवाह करना, है ना, स्वयं के गोत्र में विवाह। और इसमें क्या होता था, स्वयं के गोत्र से बाहर विवाह करना ना, गोत्र से बाहर विवाह करना, है ना, गोत्र से बाहर विवाह करना, है ना, गोत्र से बाहर विवाह करना। ठीक है, अभी हमारे जो पद्धति प्रचलित है वो यही पद्धति प्रचलित है, सवर्ण विवाह और बहिर्जातीय विवाह, है ना, बहिर्विवाह, सॉरी बहिर्जातीय नहीं बहिर्विवाह। मतलब जैसे हम माली हैं तो माली का मालियों के विवाह होता है और अपने गोत्र से बाहर होता है। जैसे स्वयं का गोत्र देखा जाता है, एक मम्मी का देखा जाता है, एक दादी का देखा जाता है, एक नानी का देखा जाता है। चार चार गोत्र देखे जाते हैं, जो गोत्र देखे जाते हैं स्वयं के भी यानी कि लड़का के भी और लड़की के भी, चारों गोत्र अलग होने चाहिए। मतलब एक भी गोत्र कॉमन है तो विवाह नहीं होगा, है ना। कॉमन हो जाए ना ऐसे गोत्र और विवाह कर लें तो उसे बोलते हैं सैपिंड विवाह, है ना। जैसे माता पक्ष की ओर से यदि 3 पीढ़ियों में, माता की 3 पीढ़ियों में यदि हम विवाह कर लेते हैं तो सैपिंड विवाह माना जाता है। पिता पक्ष की ओर से यदि 5 पीढ़ियों में हम विवाह कर लें तो वो सैपिंड विवाह माना जाता है ना। ये बात हम पहले कर चुके हैं। इधर मैं आता हूँ, इधर जो दो प्रकार थे विद्यार्थियों विवाह के, वो कौन कौन से थे देखिए। इधर जो एक तो विवाह था प्रतिलोम विवाह, है ना, एक तो था प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, और दूसरा था अनुलोम विवाह, है ना, अनुलोम प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, विवाह, ठीक है, अनुलोम व प्रतिलोम विवाह। अब प्रतिलोम में तो क्या होता था, लड़की उच्च वर्ण की होती थी, लड़की उच्च वर्ण की होती थी, है ना। उच्च वर्ण का मतलब है कि जैसे ब्राह्मण लड़की है, सॉरी क्षत्रिय, हाँ ब्राह्मण लड़की है तो लड़का
क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई भी हो सकता है। लड़की यदि ब्राह्मण है तो लड़का वैश्य या शूद्र ही होगा। लड़की यदि वैश्य है तो सीधी सी बात है लड़का शूद्र ही होगा, है ना। यानी कि लड़की से निम्न वर्ण का लड़का होगा, है ना। और अनुलोम विवाह में लड़का उच्च वर्ण का होगा, लड़की निम्न वर्ण की होगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, लड़का उच्च वर्ण का होता था, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है विवाह पद्धति प्रचलन में थी, और ये पद्धति प्रचलन में आई थी किस कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण प्रचलन में आई थी विद्यार्थियों, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे वर्तमान में ये वाली पद्धति प्रचलन में है, आपके कौन सी प्रचलन में है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो इस प्रकार से आप वर्तमान समाज को और उस समाज में जाके और देखना चाहेंगे ना, तो चीजें है ना आसानी से समझ में आएंगी, है ना। जैसे हमारे अभी क्या होता है कि स्वयं के वर्ण में विवाह होता है, जैसे स्वयं की जाति बोलते हैं हम, तो आजकल व्यवस्था पूरी जाति में बदल गई, वर्ण जैसा सब नहीं रहा, है ना। और स्वयं की जाति में विवाह करते हैं, स्वयं के गोत्र में नहीं करते, दूसरे गोत्र में करते हैं, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। तो आप इसे उतार लें विद्यार्थियों अच्छे से, ठीक है। और आज की क्लास को हम थोड़ा सा यहीं रोकते हैं, आज थोड़ा काम है तो क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, एकदम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और सामाजिक जीवन को जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।